अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, बात करेंगे साबिक जज राना शमीम को बयान हल्फी उनके गले पड़ते नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। इस केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक राना शमीम का असल बयान हल्फी पीर तक न आया तो फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा, जबकि राना शमीम साहब का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि बयान हल्फी के अल्फाज तो मेरे ही हैं मगर सहाफ़ी के हाथ कैसे लगा ये नहीं जानता। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर क्या हुआ और असल बयान हल्फी तो नहीं आ सका मगर राना शमीम का 12 नुकाती हैरान कुन और दिलचस्प तहरीरी जवाब सामने आया है, वो क्या है आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या प्रोसीडिंग रही है। नाज़रीन, बात करेंगे श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के एजाज में तकरीब हुई, जिस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक जिंदा हूं सानेहा सियालकोट जैसा वाकया दोबारा रूनुमा नहीं होने दूंगा। और मजीद ये भी कहा कि अदनान आप अकेले हक पर खड़े थे। इसके साथ साथ नाज़रीन, उलमा इकराम का भी जुमे के रोज यौम मजम्मत मनाने का ऐलान सामने आया है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और लास्टली नाज़रीन, बात करेंगे कामयाब नौजवान स्पोर्ट्स ड्राइव के हवाले से। बहुत बड़ा इस्लामाबाद में इवेंट हुआ, वजीर आजम भी मौजूद थे। आखिर क्या होने जा रहा है, नया क्या इवेंट आने वाला है इस्लामाबाद में, उसके साथ साथ वजीर आजम क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी आपके साथ प्रोग्राम में स्टोरी शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफी तज्जियाकार सदीक जान और तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो प्रोसीडिंग हुई वो तो सदीक से पूछते हैं कि क्या रही है, लेकिन असल बयान हल्फी हम तवक्को कर रहे थे आएगा, क्योंकि राना शमीम साहब ने कहा कि उनका जो बयान हल्फी है वो बाद में पेश करेंगे, वो तो असल में सील बंद लिफाफे में पड़ा था। लेकिन आज उनका 12 निकाती हैरान कुन तहरीरी जवाब सामने आया है, उसमें क्या पॉइंट्स थे बेसिकली? देखें, बयान हल्फी आना था लेकिन तहरीरी जवाब आया, तहरीरी जवाब भी आना था और उस तहरीरी जवाब में उन्होंने ऑन करना था कि वो बयान हल्फी उनका है या नहीं है। आज उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है कि जो बयान हल्फी छपा है, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, ये उन्हीं का ही है। इसके कंटेंट्स की वो तस्दीक कर रहे हैं। पहले वो ये नहीं मान रहे थे, पहले वो कह रहे थे जी मुझे तो पता भी नहीं है कि छपा क्या है। और आज उन्होंने जो हैरान कुन बात की है वो ये की है कि किन किन और लोगों पर ये मामला डालने की कोशिश की है। वो मैं इनमें से मुख्तसरन ये 12 नुकात में से कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। ठीक है। उसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि बयान हल्फी ना तो प्रेस को जारी किया गया और ना ही किसी और के साथ शेयर किया गया। फिर उन्होंने कहा कि उनकी जो मरहुमा बीवी हैं उनसे उन्होंने वादा किया था कि फैक्ट जो है तहरीर की सूरत में लाएंगे और इसको महफूज रखेंगे ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे, और एक जज्बाती दबाव था उन पर और इसे बयान हल्फी की सूरत में रिकॉर्ड करवाना था। ये उन पर एक इमोशनल एक प्रेशर था, ठीक है, ताकि उनका अपनी अहलिया से किया गया वादा पूरा हो सके। और उन्होंने कहा कि अदलिया को बदनाम करने की अगर मेरी कोशिश होती या मैंने ऐसा सोचा होता, नियत होती, तो मैं पाकिस्तान में आकर ये बयान हल्फी देता और मीडिया को जारी करता। फिर उन्होंने कहा कि तो क्या इसकी वजह बताई कि लंदन में क्यों रिकॉर्ड किया गया? जी, इसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया के वफात के बाद जो 4/6/2021 को हुई तो पहला गैर मुल्की दौरा उन्होंने किया और उसके बाद अमेरिका से गए बरतानिया में रहे वो 2 दिन। उसके बाद वो मिले अपने पोते को और उन्होंने कहा कि मेरी नीयत चूंकि ये थी कि इसको पब्लिक नहीं करना, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुनासिब यही समझा कि बयान हल्फी बैरून मुल्क रिकॉर्ड कराऊं और पाकिस्तान से बाहर ही इसे महफूज जगह पे रखूं। और उन्होंने कहा कि इसीलिए इसे लंदन से नोटराइज करवाया। और उन्होंने कहा कि सीलबंद लिफाफे में पोते के हवाले करते हुए मैंने उसे हिदायत की कि ये आपने किसी को देना नहीं है। अच्छा, एक तो वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो पोते को कहा था ये आपने किसी को देना नहीं है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये बयान हल्फी दिया है। लेकिन केस और लंबा होता जाएगा, लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ये मानते नजर नहीं आ रहे। उनका ये लॉजिक आज भी जो लतीफ आफरीदी साहब जो आर्गुमेंट अपना रहे थे, जिसकी बुनियाद पे वो आगे वक्त लेना चाहते थे, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की साख पर हमला करार दिया जा चुका है। इस मामले पे आज जज साहब ने यह भी कह दिया है कि ये नहीं है कि आप सिंपल कह दें जी मैंने इस मकसद के लिए दिया है। नहीं, आपको अदालत के सामने वो ग्राउंड एस्टैब्लिश करनी होंगी। कोई मकसद होता है कि अदालत ने कहा कि आपने या किसी कोर्ट में देना था या बरतानिया में किसी मकसद के लिए, तो ऐसे तो नहीं होता कि आप बयान हल्फी दे दें। फिर इसमें यह कहा है कि
नहीं जानता कि खबर छापने वाले सहाफी के पास ये बयान हल्फी कैसे आया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐड कर दूं कि प्रैक्टिस ये है कि बयान हल्फी जब नोटराइज करवाया जाता है तो उसकी एक कॉपी नोटरी पब्लिक भी रखता है। यानी ये उन्होंने नोटरी पब्लिक पे आप डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उनके पास कॉपी होगी, हमारा तो सील बंद लिफाफे में है। मुमकिनात ये भी हैं कि वहां से शायद आउट हुआ हो, बेसिकली ये इशारा कर रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं। अब मसला ये है कि ये क्लियरली तो कह नहीं सकते, ये इल्जाम लगा नहीं सकते, वहां के जो कवानीन है, अब नोटरी पब्लिक जो है वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है वो तो नहीं रिलीज कर रहा होता, जारी कर रहा होता। तो बहुत सारी चीजें वहां पर जो कॉन्फिडेंशियलिटी के जो लॉज हैं, तो ये अदालत को ये इशारा दे रहे हैं कि जी उधर से चेक कर लेना निकला हो। फिर ये कह रहे हैं, एक और बड़ी दिलचस्प बात की है, इन्होंने कहा है कि साकिब निसार साहब की जो गुफ्तगू हुई ना वो गिलगित में हुई, तो गिलगित तो पाकिस्तान के हदूद से बाहर आता है। अब ये देखें किस तरह की लॉजिक होता है, पाकिस्तान का कानून लागू नहीं हाँ जी, वो कहते हैं जी अदालत की तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है वहां पर, तो फिर क्यों डिस्कस हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि बयान हल्फी में कही गई बात जो है ये गिलगित में साकिब निसार की गुफ्तगू सुनकर कही गई, पहले ये साबित करें कि गलत है, उसके बाद बदनीयती साबित करें। यानी अंदाजा करें कि इन्होंने ये जो ड्रामा रचाया, अदलिया पर हमला करके इन्होंने इस मामले को इसी तरह ही लाइट लिया हुआ था कि जिस तरह जी पहले अटैक किए जा रहे हैं ये भी मामला उसी तरह हो जाएगा। ये फंस गए हैं, ये बयान हल्फी दे के राना शमीम साहब जो हैं ये फंस गए हैं, ये अब ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। और इसमें जो इन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पर बयान हल्फी है, कंटेंट्स इसके वही हैं जो मैंने दिए हैं, लेकिन यानी कि एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हीं का बयान हल्फी है, लेकिन किस तरह से आउट हुआ ये एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। यही है, लेकिन मेरा बयान हल्फी तो सीलबंद लिफाफे में पड़ा हुआ है। और फिर उन्होंने साथ ही कह दिया है कि उन्होंने इस्तदा की है कि जी ये नोटिस वापस लिया जाए, लेकिन ये जो चार्ज फ्रेम हो रहा है जो पीर को, जो कि जज साहब ने कहा है कि अगर बयान हल्फी नहीं आता जो चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है किसी केस में। चार्ज फ्रेम हो जाना, ये अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाला ये एक स्टॉप है, यानी जिस पर आकर भी अगर आपने अदालत को मुतमिन नहीं किया तो उसके बाद फिर आप जेल जाएंगे या जुर्माना होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। और ये बिल्कुल वो स्टेज है जिसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन, यानी इसके बाद अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो है वो प्रोसिक्यूट करते हैं और इस मामले पे एक दो समातों के बाद फैसले आ जाया करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, सदीक जान साहब ने आज की समात के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है कि आज जो लतीफ अफरीदी साहब अदालत में आए ना, तो जज साहब ने कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और जो उनकी खिदमात हैं वो गिनवाई और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा हमारी खुशकिस्मती आप आ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप यहां उनके वकील के तौर पर नहीं राना शमीम साहब के, बल्कि यहां पर अदालती मुआवन के तौर पे आए हैं। फिर जो उन वकील साहब को अदालत के इस एहतराम का लिहाज करना चाहिए था, अदालत ये कह रही थी कि आप इसको तौहीन अदालत की कार्रवाई के तौर पे ना देखें, आप ये देखें कि अदलिया पर किस तरह हमला किया गया। लेकिन वकील फिर वकील ही होते हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट का जो ताफुज है उसको मुकद्दम जाना, ना कि अदालत की वो ताजीम जो अदालत उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। और उन्होंने कहा जी नहीं, वक्त दिया जाए, वही जो एक डिलेइंग टैक्टिक्स का रिवायती तरीका है। तो उन्होंने फिर वही काम किया और जो अदालत ने उनकी तारीफ की, उनकी जो शान में बहुत सारी बातें की, उन्होंने उसकी लाज नहीं रखी। अच्छा, यानी कि आज की जो प्रोसीडिंग रही वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद वो अगर पहुंचे हैं तो शायद कुछ उनका अदालती मुकद्दस जो एक जगह है उसका शायद एक भरम रखा जाए, लेकिन वो नहीं फॉलो किया गया। सिद्दीक, आज की प्रोसीडिंग क्या रही? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली हुआ क्या? वकील की तरफ से क्या रिमार्क्स थे और फिर चीफ जस्टिस ने क्या उस हवाले से रिमार्क्स दिए? देखें, अगर आज मुझसे आप पूछें कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नून लीग का 3.5 साल का जो बयानिया है उसके ऊपर सवालात उठाए हैं और आज बहुत बड़ा चैलेंज भी किया है और बहुत बड़ी ऑफर भी दी है। देखें, अगर मरियम नवाज साहिबा, बिल्कुल, अगर मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद को बरी कराना चाहती हैं तो वो जो अपने बेटे की शादी की रसूमात में मसरूफ हैं, अगर एक दिन के लिए वो टाइम निकाल कर आ जाएं आगे अदालत में तो वो अपने वालिद को बरी करवा सकती हैं। कैसे करा सकती हैं? आज अतर मिनल्ला साहब ने ये बात कही है कि देखें, एक बयानिया बनाया गया 3.5 साल से, और वो बयानिया क्या था कि जी एक मखसूस शख्स, यानी उन्होंने नाम नहीं लिया अतर मिनल्ला साहब ने, कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जमानत के हवाले से कहीं पर फैसला हो गया था, जजेस को इन्फ्लुएंस किया गया, जजेस को दबाव में लाया गया
और जजेस को मैनेज किया गया इस्लामाबादी कोर्ट के जजेस को कि नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। इस हवाले से अतर मिनल्ला साहब ने यह बात बताई कि पहले भी वो एक और समात पे, इससे पहले एक समात पे बता चुके हैं कि 25 जुलाई से पहले नवाज शरीफ की जमानत मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि 17 को समात हुई और 31 जुलाई तक समात मुलतवी हुई, 2 हफ्ते का वक्त था। लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, बहुत बड़ी ऑफर दिया है, और वो ये है कि अगर किसी के पास छोटा सा भी सबूत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस किया गया है, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लेने के लिए उनको दबाव में लाया गया है, तो सबूत लेकर आइए। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई हमें हिचकिचाहट नहीं है, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे अगर सबूत है। वरना अदालत से बाहर जो बयानिया बनाया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इस बयानिए को बंद होना चाहिए। एक बार फिर से मरियम नवाज अपने इस केस को लड़ सकती हैं। देखें, मरियम का और इन शरीफ खानदान का पूरा बयानिया क्या है कि नवाज शरीफ को जबरदस्ती सजाएं दिलवाई गई, कि सबूत नहीं थे, जबरदस्ती सजाएं दिलवाई गई। अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि आप इस कमरे अदालत के बाहर तो सारा बयानिया बनाते हैं मीडिया के ऊपर, अवाम में, लेकिन असल तो यहां पे लेके आना है ना। आज उन्होंने कहा है कि कोई शख्स चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो बार में है, कोई सियासत में है, कोई है, वो आए कमरे अदालत के अंदर, आकर उंगली उठाए और कहे कि जी ये मेरे पास सबूत हैं, ये आपका जज है जो किसी से मिलता है। उन्होंने कहा कि किसी की जरूरत नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कोई आके मिले, कोई इन्फ्लुएंस करे, कोई दबाव डाले। उन्होंने कहा कि हम किसी पे अपने दरवाजे नहीं खोलते, इसलिए हम पर कोई दबाव नहीं डालता। तो अब शरीफ खानदान के ऊपर यह है कि वो आए, सबूत लेकर आए और नवाज शरीफ को बरी करवाएं, मरियम नवाज को बरी करवाएं। लेकिन मारिया ये नहीं जाएंगे, ये चीजें नहीं लेकर जाएंगे। और ये भी आप ध्यान में रखें कि अतर मिनल्ला साहब ने आज कहा कि ये जो 3.5 साल से, यानी 3.5 साल का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो बयानिया बनाया गया है बहुत अरसे से सजा हुई है बेसिकली। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये जो खबर लगाई गई है दी न्यूज में, ये खबर भी उन्हीं हमलों का, उसी बयानिए का तसलसल है। और उन्होंने आज ये वाजे कर दिया है कि ये जो राना शमीम है, इनको वजूहात बतानी होगी कि इन्होंने बयान अल्फी क्यों दिया। ये जो बात होती तो परसेप्शन बनता है। बिल्कुल, ये जो वजह बताई है ना वड़ाई साहब ने, जो उन्होंने तहरीरी, उसमें ये कोई वजह नहीं है। देखें, और जो वो जीबी के कानून से उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, वो भी एक रीजन। देखिए, जो बात वो ये कह रहे हैं ना कि मैंने बयान अल्फी इसलिए दिया था कि लॉकर में पड़ा रहे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये कौन ये बयान अल्फी देता है। वो जो जज साहब के अल्फाज थे वो ये थे कि रीजनेबल ग्राउंड देना होगा। ठीक ये है। कहानी, ये सिद्दीक साहब, ये जो सुनाई जा रही है ना वहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने जज साहब ने पॉइंट उठाया कि आप रीजनेबल ग्राउंड देना होगा, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। और खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत होल्स हैं सारी स्टोरी में, ये कहानी घड़ी गई है ना, इसमें बड़े होल्स हैं, इसमें बड़ी चीजें हैं। और फिर आप देखें, आज अजीबो गरीब एक मौकफ अपनाया गया कि जी इनके जो नवासे हैं, जिनके पास ये बहुत बड़ा खजाना है बयान अल्फी का, उनको वहां पे प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके हरासा किया जा रहा है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, यूके में हरासा किया जा रहा है? अगर हरासा किया जा रहा है तो ये बताएं ना इन्होंने वहां क्या कंप्लेंट की है। और एक और बात, ये अब शरीफ खानदान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना राना शमीम, कि जी बयान अल्फी शायद वो नोटरी पब्लिक वहां से लीक हुआ है। बात यह है कि मुझे बताएं, अगर वहां से लीक होना होता तो वो वहां से लीक करके और यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब को मिलना था, वो वहां के लंदन के रिपोर्टर को क्यों नहीं मिला? भाई लंदन का रिपोर्टर ब्रेक करता ना, यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे ने वहां से निकलवा ली है। ये सिर्फ शरीफ खानदान को बचाने की कोशिश है, सबको पता है। और प्लस डिलेड टैक्टिक्स भी हैं ये। नाज़रीन, इसी के ऊपर ब्रेक के बाद भी डिटेल में बात, इसी बयान हल्फी पर भी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट नवाज खरल साहब भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे उनकी क्या राय है इस हवाले से। ब्रेक के बाद नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन हमें स्टूडियोज में सब ज्वाइन किया है राय नवाज खरल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। इन्होंने खदशा जाहिर किया था कुछ दिन पहले कि राना शमीम साहब शायद लंदन फरार हो जाएं, लंदन चले जाएं, उनका नाम ECL में डाला जाए। और आज अदालत में राना शमीम साहब की तरफ से इस्तदा भी की गई कि वो बयान हल्फी ले रहे लंदन वापस जाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ? ऐसे क्या अलर्ट आपको मिला कि आपको लगा कि शायद राना शमीम साहब लंदन वापस जाना चाहें? देखिए जी, राना शमीम साहब जब सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, इनको तलब किया गया, तो इन्होंने कहा कि मैं बयान हल्फी को लंदन में वहाँ पे लॉकर में रखवाया हुआ है, और उसके ऊपर जो है ना, और दूसरा कहा कि मैंने वो इसको देखा तक भी नहीं। ये तमाम का तमाम उनकी बात से नज़र आ रहा था ये मुकम्मल पर झूठ बोला जा रहा है। ना वो लॉकर में था और ना ही ये बात थी कि उन्होंने देखा तक नहीं।
जबकि उनका बेटा अहमद हसन राणा भी मुकम्मल तौर पे इसके नॉलेज में था। और इसके दो चीज़ें हो सकती थी कि ये बहाना करेगा, ये मैंने अपनी पटिशन में भी लिखा था कि वो ये पहले या बाद में ये यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये उसको फेस नहीं कर सकेगा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को। दूसरा, इसके खिलाफ नैब में 2018 को इसकी रिटायरमेंट हुई है। वहाँ पे जब इसको पेंशन दे दी गई है, पेंशन इसने इलीगली तौर पे, ही वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट पेंशन, ना कानून उसकी इजाज़त देता था। और वहाँ पे जो अकाउंटेंट जनरल का डिपार्टमेंट जो था IGPR का, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी कि आप पेंशन के हकदार नहीं है। उसके बाद इसने रिप्रेजेंटेशन फाइल की और तारक पाशा जो सेक्रेटरी अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के भी शायद सेक्रेटरी थे, उनसे मिलकर एक मतलब कोई जो है ना सब स्टैंडर्ड एक लीगल ओपिनियन के ऊपर वो ये अपनी पेंशन रिलीज़ करवाई, जो कि तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपया इनको नेट पे किया गया। उसके बाद इनको महाना भी कोई 6-7 लाख रुपया पे हो रहा है। और वो सारा इसने लीगल, उसके खिलाफ नैब को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान ने, उनके प्रेसिडेंट थे राशिद उमर साहब, उन्होंने कंप्लेंट भेजी जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड है कंप्लेंट। उसके ऊपर नैब ने इंटाइटल्ड क्यों नहीं थे? इनके इंटाइटल्ड इसलिए नहीं थे कि ये 2009 में गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर आया था। ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्टें थी, उसमें कोई पेंशन बेनिफिट्स का नहीं था। ये सिर्फ अपनी जो महाना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर या चीफ जस्टिस के बराबर ले सकते थे, वहाँ पे पेंशन बेनिफिट नहीं थे। वो नवाज अब्बासी साहब 2009 में उनको अपॉइंट किया गया। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक 100 मोटो नोटिस लिया और उस 100 मोटो के ज़रिए उन्होंने अपनी पेंशन मुकर्रर की कि हम पेंशन बेनिफिट के हकदार हैं। उसके बाद जब राणा शमीम चीफ जज बने, इन्होंने आते ही गालबन विद इन 1 मंथ रजिस्ट्रार से मूव किया और उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को उसने बनाया, ठीक किया। फिर उसके बाद जो है ना दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका वैलिड ऑर्डर जारी किया 2018 में, और उसके अंदर लिख दिया कि ये जिसकी अपॉइंटमेंट है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए इसी के तस्वर होगी और इनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं इनकी किसी किस्म की पेंशन लेकिन बेनिफिट्स की। आप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इनके खिलाफ नैब में तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। बिल्कुल, तहकीकात की पेटिशन वो रजिस्टर्ड है, नैब ने एक्नॉलेज किया हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान को, उनके प्रेसिडेंट राशिद उमर को बाकायदा एक्नॉलेजमेंट का लेटर उनके पास है। जो मैंने ये जो CM दाखिल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके साथ वो मैंने लगाई थी, वो कंप्लेंट भी लगाई थी, डिस्ट्रिक्ट बार का रेजोल्यूशन भी लगाया था, वो अभी मेरे पास मौजूद है। और इन्हीं पास्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पर आपको यह खदशा था कि शायद वो इस केस से भी भागने की कोशिश करेंगे और शायद बाहर जाएं? नहीं, दूसरा एक और भी था, मैं बता दूं, दूसरा खदशा और भी, एक बहुत बड़ी और भी बात थी। अच्छा। वहाँ पे जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, वहाँ पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट भी नामुकम्मल थी, उसकी बिल्डिंग नामुकम्मल थी तकरीबन कुछ हद तक। फिर उसके बाद वहाँ पे चीफ जस्टिस का हाउस नहीं था, वहाँ पे कोई जजेस का रेस्ट हाउस नहीं था। जजेस 3-4 वहाँ पे होते हैं अपॉइंटमेंट जो एम्पावरमेंट ऑर्डर के तहत, उनके लिए रेजिडेंसेज नहीं थी, रजिस्ट्रार का हाउस नहीं था और बिल्ड नहीं थी। उसके लिए 9 करोड़ रुपया मुख्तस था। इसने आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर नज़र रखी और गवर्नमेंट को, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, उनको बुला के उसको 29 करोड़ तक रेज किया और वो 29 करोड़ रुपया, और उसको इलीगली तरीके से स्पेंड किया और उसमें से पैसा इन्होंने खुद किया, एम्बेजलमेंट की। और ये प्रूव हुआ है और उसके खिलाफ जब इसकी रिटायरमेंट हुई है, वहाँ पे बार एसोसिएशन एजिटेट करती रही हैं, वहाँ पे GB बार काउंसिल ने एजिटेट किया, वहाँ पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने एजिटेट किया। इसकी 30 अगस्त 2018 को इसकी रिटायरमेंट हुई है, 3 साल के बाद। 31 को गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कानूनी बिरादरी ने GB बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जावेद अहमद की सरबराही में वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किए कि ये करप्ट है। नंबर 2। अच्छा, राय साहब ये बताइएगा, आज उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ये कहा है, जो पॉइंट नंबर 6 है, कि मेरी ये जो गुफ्तगू हुई थी साकिब निसार साहब से, ये सारा मामला गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। जी जी। तो ये तो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता,
और ये तो आईने पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन जिसका पाकिस्तान की हदूद पर इतलाक होता है, ये उनका आर्गुमेंट आपको कैसा लगता है? ये टोटली तौर पे गलत है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फर्स्ट ऑफ ऑल 1999 में जजमेंट है। 1994 में गिलगित बल्तिस्तान के जो लीडर्स जो थे, जिसमें बार एसोसिएशन के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे, जिसमें मुझे याद है मलिक मस्कीन साहब भी थे, वो वफात पा चुके हैं। बहुत बड़े वहाँ के कबायली लीडर थे और 4-5 पटिशन दाखिल हुई थी और उसमें हबीबुल वहाबुल खैरी साहब उनके एडवोकेट थे। और वो फैसला 1999 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 मई 1999 को फैसला दिया और उसके तहत कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के शहरी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको तमाम फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, इनको एम्पावरमेंट भी हासिल है, इनको सेल्फ गवर्नेंस का राइट भी हासिल है। और हुकूमत पाकिस्तान को 6 महीने की मोहलत दी थी, टाइम दिया था कि वह कवानीन में तरमीम करके वो पाकिस्तान का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी पाकिस्तान का शहरी हैं और हुकूमत पाकिस्तान ही बताइए कि ये मामला प्रोवाइड करती है। राय साहब, ये मामला आपको जाता कहाँ नजर आ रहा है? अब ये अगर बयान हल्फी नहीं लेकर आते, अगर ले भी आए तो उसमें उनको वो ग्राउंड्स भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि ये बयान हल्फी देना क्यों पड़ा। तो ये मामला आपको जाता कहां नजर आ रहा है? क्योंकि अदलिया ने तो इसको अदालतों पर हमला करार दिया है। देखें, उसके अंदर उस दिन पहले दिन जो हेयरिंग हुई है, फर्स्ट जैसे जब इनको नोटिस जारी किया गया, जिस ऊपर राना शमीम साहब नहीं आए थे और उनका बेटा अहमद असर राना उनके वकील के तौर पे पेश हुआ था, तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा था कि ये एक जुर्म है, क्रिमिनल जुर्म है जो राना शमीम से ने ये किया है। ये ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है बल्कि ये क्रिमिनल ऑफेंस के ज़ुमरे में भी आता है। और मेरी नज़र में इसने पाकिस्तान की जुडिशरी की मोरालिटी को अपसेट किया है और ये कानूनी तौर पे ये जो है ना, ये उस ज़ुमरे में आता है, एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन में आता है कि किसी की मोरालिटी, मसलन एक आपका कोई सिपा सलार, आपका जर्नैल जो है आपके दुश्मन मुल्क से जो है ना आपके को राज देता है, तो आपकी हमारे कौमी इदारे की उस मोरालिटी को अपसेट करता है, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनता है। साहब, ये बताइएगा कि एक तो आपने जो बताया था कि इन्होंने वहाँ जो तामीरात कराई उसके ऊपर सवालात, एक तो उसका बता दीजिएगा कि वो कहीं पे उसकी तहकीकात भी हो रही हैं या वो कहाँ पे है, और दूसरा आप ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपने रजू करने का कहा था और ख़ास तौर पे आपने ये बताया था कि और आपके पास सारा बैकग्राउंड है कि जब ये सिंध हाई कोर्ट के जज बने थे तो उस वक्त इन पे ऊपर कोई इल्जामात थे, वो इल्जामात क्या थे इनके ऊपर? वो इल्जामात ये थे कि देखे जी 2007 और 2008 से पहले ये जो था, ये 12 अक्टूबर 1999 से 2007-8 में जब 9 मार्च 2007 हुआ है ना, उससे पहले ये सिंध में प्रोसिक्यूटर जनरल लगा हुआ था, सिंध का प्रोसिक्यूटर जनरल, और इसको लगवाने वाला था गवर्नर इशरतुल इबाद। जब ये 9 मार्च 2007 हो गया और वो सारे जजेस जो है ना वो निकल गए और हलफ ना उठाया, तो इसने मैनेज किया और ये सिंध हाई कोर्ट का जज गालिबन 2007 के आखिर में या 2008 में शुरू में लगा 1 साल के लिए। 8 महीने बाद इसको रिमूव किया गया और इस वजह से रिमूव किया गया कि ये करप्ट था और इनकम्पिटेंट भी था। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि सिंध जुडिशरी के बड़े रिमार्केबल जजेस ने इसके साथ डीबी में इसको बिठाने से इनकार कर दिया था और उसको जो है ना इसको राय साहब, लेकिन ये करप्शन और ये इल्जामात तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे फोरम पे जाकर ये डिसाइड हो है। देखो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात नहीं है। इनफैक्ट जो है ना वहाँ का चीफ जज ये खामखा अपने आप को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बराबर ये सब बता रहे हैं। वहाँ पे जब ये सिस्टम 2009 के एम्पावरमेंट आर्डर आया, वहाँ पे सीनियर मोस्ट सेशन जज वहाँ पे जाता था, उसको जुडिशल कमिश्नर बोलते थे। वहाँ पे जस्टिस सरदार रजा साहब बहुत नामवर जज थे, ये बतौर सेशन जज के वहाँ पे जुडिशल कमिश्नर रहे हैं। वो कि एक सेशन जज की पोस्ट है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बराबर नहीं है। जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब वहाँ पे जुडिशल कमिश्नर रह चुके हैं। उस जुडिशल कमिश्नर को बाद में इन्होंने इसमें बदल दिया कि वहाँ पे एक इनको अपील का वहाँ के लोकल कवानीन के खिलाफ उनको राइट दिया गया। और राय साहब, अगर मैं ये बात करूँ जो भी स्पेसिफिकली बयान हल्फी वाला केस है,
इस केस में जिस तरह से राना शमीम साहब की तरफ से हाई कोर्ट को मिसलीड भी किया गया है, मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स देके, कभी ये मेरा बयान हल्फी नहीं है, कभी मुझे इल्म नहीं है वही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता किस तरह से न्यूज़पेपर तक या जर्नलिस्ट तक ये पहुंचा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से अदालत को मिसलीड करना भी ये यहाँ पर भी कोई इनको सजा मिल सकती है? नहीं, इसमें अदालत को जो मिसलीड करेगा ना, वो किसी जो है वो रिलीफ का हकदार नहीं होता। अच्छा, बंदा कोर्ट में आया तो ही मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स। कोर्ट के सामने अपनी सिचुएशन को, अपनी उस बात को मुकम्मल तौर पे बिला शक व शुबा वो पेश करे, और ये उस ज़ुमरे में आता है कि ये किसी जो है ना रिलीफ का मुस्तहिक नहीं है किसी किस्म का भी, क्योंकि ये कोर्ट को और भी अगर मिसलीड अगर कर रहा वो है। शख्स साबिक जज रह चुके हों, फिर कोई साबिक जज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को गिलगित बल्तिस्तान की बार एसोसिएशन और जीबी बार काउंसिल की तरफ से 2015 में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी। मैं उनका वकील था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये जरा मैं इसको उसका तफसील से बताइए। वकील था। उसके अंदर जो 2009 का एम्पावरमेंट आर्डर है, उसको हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कि ये एसआरओ के तहत एक एग्जीक्यूटिव आर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर ने जारी किया है, जिसकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जबकि सुपीरियर जुडिशरी के जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट के, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत इस्टेब्लिश होती हैं कोर्ट्स, वो किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत तो नहीं कर होती। मैंने एक और केस है गिलगित बल्तिस्तान का, मेरे क्लाइंट को सजाए मौत हुई है, उसको पहले सजाए मौत हुई थी, वहाँ की चीफ कोर्ट जो वैलिड कोर्ट थी उसने उसको उम्र कैद में बदल दिया था। राना शमीम ने मुद्दई की अपील के ऊपर उसको सजा मौत दे दी थी, और वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये कोर्ट किसी को सजा मौत नहीं दे सकती, ये सुप्रीम कोर्ट की बराबर नहीं है, ये वहाँ पे मैक्सिमम जो है ना इसका लेवल एक सह जज से ज़्यादा नहीं था। ठीक है। ये मारिया, आपकी इजाजत से एक सवाल और करूं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस इनके खिलाफ लेकर गए थे, वो क्या मामला था? सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही केस लेके गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उसके जो है ना ये जो उसी सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट बार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 20 ऑफ 2015, उसमें मैंने पिटीशन दाखिल की थी, वो भी सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट बार की तरफ से दाखिल की थी, और जो है उसके अंदर उनके सिग्नेचर से दाखिल की थी, और वो चीज़ें सारी मैंने डिस्क्लोज की थी कि ये जब सिंध हाई कोर्ट का जज बना और उसको आज 7-8 महीने बाद वहाँ पे शंट आउट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, और ये किसी सूरत में भी चीफ जज ऑफ द सुप्रीम अपीरेंट कोर्ट का बनने का हकदार नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2000 जो जजमेंट दी थी 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने, अल जहाद ट्रस्ट केस बड़ा मशहूर केस है, और उसका है 1999 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1347, उसके ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 मेंबर जज जो है ना हेडेड बाई जस्टिस अजमल मियां, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर बता दी गई थी कि उसकी क्या हैसियत है, और हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया गया था कि आइन में तरमीम करो और तरमीम करके उनको तमाम हकूक दो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया था 6 महीने। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में मुशर्रफ साहब आ गए, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2009 में एक फेक एंड फैब्रिकेटेड विदाउट एनी बैक्ड बाय एनी लॉ ये एम्पावरमेंट आर्डर नाफज किया, जो कश्मीर अफेयर मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर ने जारी किया था। तो अगर ये तमाम, अगर मैं खरल साहब की गुफ्तगू को समअप करूं तो सिद्दीकी तो बहुत संगीन इल्जामात हैं, और ये तमाम अगर मैं पास्ट को कंक्लूड करूं और अभी जो करंट हो रहा है, ये तो मामला बहुत संगीन और आगे बहुत मुश्किलात नजर आ रही है मुझे राना शमीम साहब के लिए। देखिए, मसला ये है कि जिस तरह से राय साहब ने बताया है कि इनको 1 साल के लिए जज लगाया गया था वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में, और 8 माह बाद इनको निकाल दिया गया कि इनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे। आप देखें कि फिर उनके, अब ये हम नहीं कह रहे, इनके बेटे अहमद हसन राना साहब कह रहे हैं कि नून लीग के लॉयर्स विंग के ओहदेदार भी थे, नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी न्याजमंदी भी थी, तल्लुक भी था। तो आप देखें कि कैसे नवाज शरीफ साहब सिस्टम चला रहे थे कि एक ऐसा शख्स जिसको एक हाई कोर्ट का जज 1 साल तक भी कंटिन्यू नहीं करने दिया गया और 8 माह बाद निकाल दिया गया सिंध हाई कोर्ट से, उनको चीफ जज लगा दिया वहां पे जीबी में। और फिर आप कमाल देखें, आप देखें ना कि कैसे हमारे ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में मिली होती हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को हीरा मिला था उन्होंने चीफ जज लगा दिया, जब वहां से रिटायर हुए तो पीपल्स पार्टी ने वाइस चांसलर लगा दिया यूनिवर्सिटी का, और 20 माह में वो सिर्फ 20 दिन गए हैं, 30 लाख रुपए वो तनख्वाह हर माह ले रहे हैं,
और यहाँ पे उनको मुलाजमीन रख के दिए गए हैं, यहाँ उनको दफ्तर बना के दिया गया है। ये हालात हैं सिंध के इदारों के, ये सूरत हाल है हमारी अशराफिया के, ये है हमारे हुक्मरानों की सूरत हाल। लास्ट मिनट है ब्रेक जाने से पहले। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा जी सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं एक और अहम बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। जब इसकी समरी जो है जब नवाज शरीफ साहब आए तो इसको रिवार्ड किस चीज़ का दिया गया, एक तो उनका ये ओहदेदार था, ठीक है। नंबर 2 जो उसका बेटा अहमद हसन राना खुद एडमिट कर चुका है। दूसरा ये था, ये जब 12 अक्टूबर 99 हुआ है तो ये राना मकबूल जो आईजी सिंध था और दूसरे थे सईद मेहदी, उन पे वन ऑफ वकील था। उन दोनों का, इसके साथ एक और वकील साहब और थे। और इसने मुझे, मैं हल्फन कह रहा हूँ, इसने मुझे खुद ये बात बताई थी कि बेगम कुलसूम नवाज ने पेशी के ऊपर आके मुझे 30 लाख का चेक दिया। उसने कहा ये दोनों वकीलों की फीस है, 50-50 कर लो, आपको और फीस भी देंगे। तो मैंने उस दूसरे वकील से मशवरा करके, उसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो मैंने वो चेक वापस कर दिया था। ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। और नवाज शरीफ जब आया, इसको प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पहले चेयरमैन बनाया, फिर इसकी समरी मूव की गई। उस समरी में इसके साथ 2 नाम और, पता है वो कौन थे आपका, से जफर अली शाह, नंबर 3 अब हमारा वो जो अभी खावर इकराम भट्टी। अच्छा, खावर इकराम भट्टी, ये तीनों जो है ये वकील कम थे। और ये पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर, जफर अली शाह पॉलिटिकल लीडर भी था। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, खरल साहब की बात को समअप करूं तो बहुत सारे संगीन इल्जामात हैं। शायद ये जो केस है ये बहुत ही आगे मजीद संगीन भी होता जाएगा। बहुत शुक्रिया राय नवाज खरल साहब ने प्रोग्राम को बड़ा टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक करेंगे। श्रीलंकन शहरी को बचाने के लिए कोशिश करने वाले जो मलिक अदनान साहब थे, उनके एजाज में तकरीब हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, इस तरह के वाकयात रूनुमा क्यों होते हैं और आखिर ये रुकेंगे कब? सबसे बड़ा सवाल ये है। ब्रेक के बाद इसे बात करेंगे, साथ रहिएगा। फख्र हुआ इसको देख के, जिस तरह इसने पूरी कोशिश की एक जान बचाने के लिए। पहले तो मैं ये अदनान आपको ये कह दूं कि देखें, मुल्क में बहुत जरूरत होती है रोल मॉडल्स के लिए, क्योंकि रोल मॉडल का मतलब होता है कि लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। हमने देखा वो उस अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े पे कि जिस तरह आपने कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए, जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। जो इखलाकी कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि हमारी यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाअल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जिसने हैवानों के सामने खड़ा हुआ, एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। नाज़रीन, श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के एजाज में तकरीब हुई, जिसमें वजीर आजम खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि जब तक जिंदा हूं सानिया सियालकोट जैसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा। अदिल, इस तरह के वाकयात को किस तरह से हम रोक सकते हैं ताकि ये जो पूरा जत्था इकट्ठा हुआ उसमें एक शख्स तो ऐसा था जिसने बचाने की कोशिश की है, लेकिन वो एक शख्स उस तमाम जत्थे का किस तरह से मुकाबला कर सकता है? देखें, वो एक शख्स उस बदकिस्मत शहरी को बचा तो नहीं सका, लेकिन उसकी इस एफर्ट से जो पूरी सोसाइटी को मैसेज गया है, पूरी दुनिया को मैसेज गया है, और जो नेगेटिव इमेज उस जत्थे ने पूरी दुनिया को दिखाया, ये एक अकेले शख्स ने उस नेगेटिव इमेज की तस्वीर जो है बिल्कुल पलट कर रख दी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत ने इसको एक्नॉलेज किया। आज जो तकरीब भी हुई, उन्हें जो आज तारीफी सनद तो दी गई, उनको जो सितारा शुजात का तो मिलेगा ही, लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इस पे बहुत कैटेगोरिकली बात की, ये बुनियादी तौर पे रियासत की वो डायरेक्शन इसमें नजर आ रही है कि इस मामले को ऐसे नहीं कि एक इवेंट हुआ है, वो इवेंट रिपोर्ट हुआ है, वो इवेंट खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। एक तो कानूनी महाज पे इसको रियासत देख रही है। कल के जो आला सतह मीटिंग हुई उसमें इस पे खास तौर पर बात की गई, एलामिये में खास तौर पर इसका उसमें जिक्र किया गया, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और यानी इस पर कोई रियासत रिएक्ट ना करे, ना करती, ना इस अंदाज में इस पे जो नैरेटिव है वो इस अंदाज में बनाया जाता, तो इस तरह तो
और मेरे अमूर नहीं चल ख्याल सकता। से अदील, अब आप ये समझते हैं कि हमारे हर मकतबे फिक्र को खड़ा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज एक बनना पड़ेगा, तभी हम एक मुआशरा बनकर चल सकते हैं। देखें, उलमा का किरदार इसमें बहुत पॉजिटिव मैटर करता है, खासकर। बहुत पॉजिटिव है। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा ने इसमें इस सारे मामले की मुजम्मत की। एलामिया भी जो आया है, मुश्तरका एलामिया भी आया है, उसमें इसकी मुजम्मत ना सिर्फ की गई है बल्कि इसमें यौम मुजम्मत भी अब मनाया जा रहा है। इसमें हमारे उलमा इकराम जो हैं उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस सारे मामले में की रहनुमाई के हवाले से जो बयानात उन्होंने दिए हैं, इस सारे मामले की जो मुजम्मत की है, ये बहुत जरूरी था। और जो आज तकरीब हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी कि ये जो इस अंदाज में जो जुल्म किया जाता है ये मुस्तकबिल में नहीं होने दिया जाएगा। ये रियासत पाकिस्तान का फैसला और है। इसमें मेरे ख्याल से सब जमातों इकट्ठा होकर और इस पे बात भी करनी चाहिए। नाज़रीन, एक और इवेंट पे बात करेंगे जो हुआ है कल। कामयाब नौजवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह किया गया है जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मुकाबले होंगे। स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मुकाबलों के साथ साथ टैलेंट हंट को ढूंढा जाएगा, टैलेंटेड लोगों को ढूंढा जाएगा। आगे मजीद क्या क्या होने वाला है अदील, इस हवाले से वजीर आजम भी वहां पे मौजूद थे, सबसे उन्होंने बात भी की है। तो क्या वजीर आजम क्या करना चाह रहे हैं? सारे यंग जनरेशन को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। मैं इन खेलों के मुकाबलों को और तरह से देख रहा हूं। एक तो है बहुत ही खुशाइन बात है, मैं तो बरसों बाद ऐसा देख रहा हूं कि इस तरह यूथ को एंगेज किया जा रहा है और इस अंदाज में यूनिवर्सिटीज की सतह पर ये जो मुकाबले कराए जा रहे हैं, इसका अपना एक इंपैक्ट तो है ही है। लेकिन मैं इसको एक और अंदाज से भी देख रहा हूं। कल ये इवेंट अगरचे मीडिया की स्क्रीनों पर उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो सका उस अंदाज में, ये बल्कि ये डाउन प्ले हुआ है। हालांकि जितना बड़ा ये इवेंट था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भरा हुआ था, जितने वहां पर जितनी तादाद में यूनिवर्सिटीज के बच्चे आए हुए थे, इंपैक्ट इसका क्या है यूथ कि इमरान खान आगे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? एक समंदर पार पाकिस्तानी, वो तो समझा ही जाता है कि वो इनके वोटर हैं। हालांकि मैं नहीं ये समझता कि तमाम के तमाम हैं, लेकिन ये खुद अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि वो ज्यादातर इनके वोटर हैं। अब 5 करोड़ जो वोटर है वो 35 साल की उम्र तक का है और इसमें से 3.5 करोड़ जो वोटर है वो 18 से 25 साल तक की उम्र का है। ये गेम चेंजर वोटर है, ये गेम चेंजर वोटर है और इन्हीं को एंगेज भी किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक गिला भी है उन तमाम स्टूडेंट्स का, उन तमाम यंग जनरेशन का जो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, पंजाब, केपी, सिंध, जो गिला कर रहे हैं कि हमें भी यहां पर इनवाइट करना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी इवेंट हुआ तो उनको भी इनवाइट किया जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादातर इस्लामाबाद मौजूद थे। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।